अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये नंबर 15 जब वो मिस कर दिया था, तो ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर? H2O, C2H4, SO2 और HCN। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ना हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने फर्स्ट ईयर में किया था। हमें ना इसमें वो इस्तेमाल करना है, VSEPR थ्योरी कि जो शेप है ना मॉलिक्यूल का, ये चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमारे पास ना कुछ कैले रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पेसिफिक एटॉमिक शेप्स के लिए। ठीक है, एटॉमिक शेप्स ना हमारे पास, एक तो हमारे पास शेप होता है लीनियर। ठीक है, फिर होता है आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, फिर आपके पास होता है टेट्राहीड्रल। ठीक है, फिर आपके पास होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, और फिर एक लास्ट शेप आपके पास होता है एंगुलर, या फिर इसको आप बेंट शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो लिनियर शेप होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह की शेप का होता है। एक एटम होता है हमारे पास और लिनियरली इस पर दो एटम अटैच होते हैं, ये होता है लिनियर शेप। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, जो बॉन्डिंग में काम आते हैं, वो एक इसका होता है और एक इसका पेयर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हमारे पास इसमें, वो दो होते हैं। ठीक है, ये लिनियर होता है 3 एटम्स का, ट्राइगोनल प्लेनर होता है हमारे पास 4 एटम्स का, टेट्राहीड्रल जो है वो हमारे पास वो भी 4 एटम्स का होता है। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल हमारे पास 4 उसका होता है, क्या कहते हैं, 4 एटम्स का होता है। ये टेट्राहीड्रल जो है ना, ये हमारे पास अगर टोटल गिना जाए तो 5 एटम्स का होता है। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल हमारे पास 4 एटम्स का होता है, और जो एंगुलर शेप है वो 3 एटम्स का होता है। ठीक है, फिर हम टाइप देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स देख लेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स देख लेंगे जो काम आते हैं हमारे पास में। ठीक है, इनमें हम देख लेंगे कि बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, और फिर हम देख लेंगे कि लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है, और उस तरीके से ना हम इसकी फिर ज्योमेट्रिक शेप देख लेंगे। ठीक है, इस तरह करते हैं इसको टेबल बनाकर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह ही हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले टाइप हमारे पास इस तरह की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल AB2, ए है फिर उसमें 2 एटम्स लगे हुए हैं B। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्टिव होंगे हमारे पास 2 होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, तो एक्टिव पेयर 2 होंगे, और ये दोनों पेयर ना बॉन्डिंग से बने हैं। तो देखें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है इनमें, एक एटम ए का है, एक एटम बी का है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ए का है, इलेक्ट्रॉन बी का है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना हमारे पास, वो डिफरेंट एटम्स के हैं, तो ये हमारे पास होंगे बॉन्डिंग पेयर्स, दोनों बॉन्डिंग पेयर्स होंगे। ठीक है, लोन पेयर इसमें हमारे पास 0 है,
यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर वो होता है जो एक एटम के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना, वो होता है लोन पेयर। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक शेप इसकी हो जाएगी हमारे पास लीनियर। ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है आपके पास। और इसमें आपके पास जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, ये आपके पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं AB3, ठीक है। AB3 ना कुछ इस तरह का दिखेगा। ए होगा, उसमें आपके पास 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे बी के साथ। ये बी कोई भी आइटम ले लें, ए कोई भी आइटम कंसिडर कर लें, ठीक है। इसमें भी जो है ना वो आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट होगी कि 3 आपके पास इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बने हुए, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इसमें 3 है, और तीनों बॉन्डिंग पेयर्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। लोन पेयर 0 है। जो शेप इसका बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगा इसका। अब अगर मेरे पास 4 एटम्स हो गए, ठीक है, यानी एक एटम पे 4 लगे हुए हैं, जैसे मेरे पास उसमें होता है मेथिन में होता है, ठीक है। इनकी मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल आपके पास सिंपल जो है ना वो ये कर लें कि इसकी एग्जांपल में आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसकी एग्जांपल में आपके पास मैग्नीशियम ए होगा, क्लोराइड बी होगा, ठीक है। तो इस तरह का जेड शेप बन जाएगा इसका। इसकी एग्जांपल कर ले, इसकी एग्जांपल हो जाएगी आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगी। एल्यूमिनियम से बीच वाला है और क्लोराइड जो है वो ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें आपके पास जो एंगल बनेगा जाहिर सी बात है एंगल इसका हो जाएगा 120 डिग्रीज, ठीक है। या 180 हो गया या 120 हो गया, टोटल 360 होता है, ठीक है। AB4। अब यहाँ पे ना हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, क्योंकि अब ना हम 2 डायमेंशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। जब 4 एटम लगे होते हैं तो हम 2 डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। इसकी अगर मैं एक चीज़ बना के दिखाऊँ ना, तो इसका जो शेप बनेगा आपके पास वो 3D बनेगा। अभी जो है ना वो हम 2D शेप्स करते आए हैं, अब बनेगा 3D शेप। वो इस तरह का होगा। तो ये तो ए हो गया, फिर ये बी लगा लिया मैंने इसके ऊपर, एक बी जो है ना मैंने वो यहाँ लगा लिया इधर, एक बी मैंने इधर लगा लिया, और तीसरा जो है ना वो उसके सामने होगा। ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। ये इस तरह का बना हुआ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर एक ये है। ये पास 3 डायमेंशनल बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी देख रहा होगा आपको 4 पेयर्स हैं। तो पेयर कितने हो गए, 4 हो गए, और चारों बॉन्ड पेयर्स हमारे पास। लोन पेयर अभी भी यहाँ पास कोई नहीं है। और इसका जो शेप बनेगा हमारे पास बनेगा टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल शेप बनेगा इसका। टेट्राहीड्रल शेप जो है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। एक पिरामिड टाइप का ना शेप होता है टेट्राहीड्रल, इस तरह का शेप होता है। ये होता है शेप टेट्राहीड्रल का, ठीक है। तो ऐसा शेप बनेगा इसका मेरे पास। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम इनको ही डिस्कस करेंगे दोबारा से, इन दोनों को। लेकिन इस बार जो है ना वो हम इन पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐड कर देंगे, लोन पेयर्स। सबसे पहले मैं इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऐड कर लेता हूँ। इसमें ना मैं इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ऐड करूँगा। वो इसलिए करूँगा मैं क्योंकि जगह जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की खाली बचती है इसमें, ठीक है। फुल वैलेंसी फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे ऐड करने होंगे, ठीक है। क्यों होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। इसकी भी हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी यहाँ शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
इसकी शेप आपके पास इस तरह की बनेगी कि ये हमारे पास ए हो गया और फिर ये हो गया मेरे पास बी और एक और बी हो गया। अब ये ए और बी के साथ जो है ना वो मेरे पास बॉन्डिंग होगी, इसमें बी का इलेक्ट्रॉन होगा और ए का इलेक्ट्रॉन होगा। फिर मेरे पास ए के ना दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यहाँ पर इस तरह मौजूद होंगे। ठीक है, इस तरह की शेप बनेगी ये मेरे पास यूं करके, यूं इस तरह की शेप बनेगी, टेढ़ी बनेगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक्टिव पेयर्स कितने, अब देखें हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स हैं, ये दो भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये दोनों भी पेयर है मेरे पास। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए, 4। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, यहाँ मेरे पास बॉन्ड पेयर्स हैं सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स हैं और बाकी दो मेरे पास लोन पेयर्स हो गए, ये वाले लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, अब इसका जो शेप बनेगा ना मेरे पास वो बनेगा बेंड, इसका बनेगा मेरे पास एक एंगुलर बेंड शेप बनेगा इसका। ठीक है, अब ये मेरे पास ना बेंड इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ये ना ए के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है ना वो ए के पास पास रहते हैं, ये पास पास रहते हैं और इसीलिए ना ये जो है ना वो करीब रहने की वजह से ना इन बाकी दूसरे वाले इन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ना पुश कर देते हैं दूर, क्योंकि ये चार्जेस सेम है तो ये चार्जेस ना रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ना वो इन दो बॉन्ड्स को पुश करके टेढ़ा कर देते हैं। जब ये टेढ़ी होती है तो इनके दरमियान एंगल बन जाता है 104.5 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन की पुशिंग नहीं हो रही तो यहाँ बॉन्ड सीधा बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो ना स्ट्रेट लाइन बन जाती है, क्योंकि जितना जो मैक्सिमम रिपल्जन है ना वो स्ट्रेट लाइन बना सकती है। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना तो रिपल्जन यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी तो ये वापस इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी तो ये आगे पीछे होते तो सीधा हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे पास बॉन्डिंग पेयर जब से मौजूद होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग पेयर की वजह से शेप्स का सीधा बनेगा, लीनियर शेप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो लोन पेयर्स है ना इलेक्ट्रॉन के, उनकी जो रिपल्शन होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से ना ये इनको पुश करके टेढ़ा कर देते हैं। इनके आपस में रिपल्शन होती है लेकिन ये रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होती है ज़्यादा, तो ये इसको पुश करके टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एंगल हो गया 104.5 डिग्रीज। ठीक है, इसका शेप बन गया बैंड या एंगुलर। अब अगर मैं AB3 में इलेक्ट्रॉन पेयर ऐड कर दूँ क्या होता है, इससे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर ऐड कर दूँगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसका भी शेप देख लेते हैं। इसका शेप जो है ना मेरे पास, इसका भी शेप मेरे पास बनेगा 3D, ये बनेगा मेरे पास 3D शेप। यहाँ मेरे पास एटम्स जो है ना वो एक के साथ 3 जुड़े हुए, लेकिन इसका शेप भी 3D बनेगा। वो क्यों बनेगा मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया ए मेरे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऊपर है, एक भी यहाँ पर है, एक भी इधर है और एक भी ना यहाँ 3D से सामने हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऐसे, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर ली इसने, इस तरह होगा। ठीक है, अब इनमें पास एक तो एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, से पास 4 पेयर्स हैं। ठीक है, टोटल पेयर्स कितने, 4 है। और बॉन्डिंग पेयर देखें कितने हैं इसमें पास, 1 2 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। अब लोन पेयर कितने हो गए मेरे पास, ये बना हुआ ऊपर ये वाला, ये हो गया मेरे पास लोन पेयर। इसका शेप कैसा बनेगा, इसका शेप बनेगा मेरे पास ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब आपके पास ना VSEPR थ्योरी जो है ना, इस थ्योरी की वजह से जो शेप बनते हैं ना वो आपके पास इतने ही बनेंगे।
आपके पास इनसे बाहर शेप नहीं बन सकता है एटम्स का। अब ये सारी एग्जांपल्स में ना हम इन एटम्स के ना ऑक्टेट्स को देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर जो है ना वो एटम्स हमारे पास ऑक्टेट इनका सेटिस्फाइड है। आपको नज़र तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्ट्रॉन बनाए नहीं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन बना लूँ ना, अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है। दिख रहा है बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ए के पास कितने हैं? 2 हैं। तो जब ए ने इलेक्ट्रॉन एक यहाँ डोनेट कर दिया ना, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 8 हो गए। इसने यहाँ डोनेट कर दिया एक, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 8 हो गए। और ए के पास हो गए 0। 0 होने का मतलब क्या है कि ए की जो नेक्स्ट शेल है ना, जो ए की नेक्स्ट शेल है वो कंप्लीट होगी। इसी वजह से ए भी स्टेबल हो गया, बी भी, दोनों स्टेबल हो गए। तो यहाँ मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास वही सेम मामला है। यहाँ मेरे पास जो बी है ना, उसमें मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ए के पास कितने होंगे? 3। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ पर है। अब ए ने जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यहाँ 8 पूरे हो गए, यहाँ भी 8 पूरे हो गए, यहाँ भी 8 पूरे हो गए। तो तीनों सेटिस्फाई हैं, तीनों स्टेबल हो गए। और ए के पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो ए भी स्टेबल हो गया, ए भी स्टेबल हो गया, सब स्टेबल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप कौन सी है हमारी? AB4, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस शेप में वही मामला है, यहाँ भी यहाँ पर सेम मामला है, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, उसकी एग्जांपल मैं CCl4 लिख देता हूँ। यहाँ मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, सारे स्टेबल हैं। ए के पास 0 हो गए, ए भी स्टेबल हो गया। यहाँ भी देखें सारे सेटिस्फाइड हैं, सारे स्टेबल हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये देख लूँ ना, रिपल्जन वाला, ये जो है हमारे पास, यहाँ पास AB2E2 है, ये इसकी एग्जांपल वाटर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर वाटर हो जाएगी, देखिए यहाँ पर कितने हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं वाटर कंसीडर कर लूँ ना यहाँ पर, है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट कर दिया इसने। ये अगर ऑक्सीजन है तो ए के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे स्टेबल हो गए, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं एमोनिया लिख देता हूँ, या एमोनिया हो गया। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रहा, ये अगर नाइट्रोजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, 3 डोनेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन सारे हैं, ए भी स्टेबल हो गया, बी भी स्टेबल हो गया। तो ये जो आपके पास कुछ शेप्स मौजूद है ना, इनसे बाहर आपके पास शेप्स नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपको एक, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गिवन हो ना, अगर आप कंपाउंड गिवन हो, तो आप ना उसका शेप डिटरमाइन कर सकते हैं इन फैक्टर्स की बेस पर कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, बॉन्डिंग पेयर्स कितने, लोन पेयर्स कितने। ये चार्ट ना बस अगर याद नहीं कर सकते तो एक बार पेपर से पहले पढ़ के चले जाइएगा, ताकि आपके जहन में ना थोड़ा बहुत रह जाइए। क्योंकि देखें आपके पास ना एक चीज़ पाई जाती है जो ना आपकी टेम्पोररी मेमोरी होती है, ठीक है। ये वो मेमोरी होती है जो आपके जहन में ना थोड़े टाइम के लिए रहती है, बट ख़त्म हो जाती है।
ये ना एक किस्म से ना, ये जैसे कंप्यूटर में आपके पास रैम होता है ना, ये आपके लिए उस तरीके का होता है, ठीक है। रैम जो है ना वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फिर आप उसको हटा देते हैं। तो टेम्प्रेरी मेमोरी जो है ना वो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए भी हट जाती है। तो आप ना अगर पेपर से पहले, टेस्ट से पहले ये चीज़ें पढ़ के चले जाए ना, तो अगले 1 आध घंटे तक ना आपके जहन में सब कुछ रहेगा। तो उस टाइम में ना आप अपना पेपर सॉल्व कर लें। जब पेपर देकर आप आ जाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन पेपर के दौरान जो है ना ये सब कुछ आपके पैर में रहेगा, क्योंकि आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी स्टोर हो जाएगा। इसलिए पेपर से पहले लाजमी जो चीज़ें आपको याद नहीं है ना वो एक दफ़ा पढ़ लिया करें, या रिवीजन कर लें। जो आपको याद है उसका रिवीजन कर लें तो भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलो अपने MCQs का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास, इसमें पास H2O, C2H4, HCN और SO2 के मैंने, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब H2O का तो हमने कर लिया है पहले से, वो हमें पता है कि बेंड बनेगा। हमें दिया हुआ है कि लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा है, तो H2O तो नहीं होगा। अब HCN देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास कार्बन हो गया। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक जगह के पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, जगह के पास नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इस किस्म का शेप बनेगा इसका, ठीक है। जो बाकी इलेक्ट्रॉन मैं नहीं बना रहा, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका अगर आप शेप देखें तो कैसा बनेगा, देखें। आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं। दोनों का बॉन्डिंग पेयर है ना आपके पास, दोनों बॉन्डिंग पेयर देखें क्या है, 2 पेयर्स, दोनों बॉन्डिंग, तो लीनियर शेप। यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का शेप हमारे पास लीनियर बनेगा। हमें और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे लीनियर शेप बन गया तो बस कंफर्म है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये C2H4 जो है ना ये हमारे पास काम नहीं करेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर C जो है ना वो 2 हो गया है। जो VSEPR के 3D की शेप्स में ये सारे जो शेप्स हमने पढ़े हैं ना, ये शेप्स ना हमारे पास होते हैं एक अकेले एटम पे, सेंट्रल एटम में एक होता है। यहाँ हमारे पास सेंट्रल एटम एक नहीं है, तो इसका जो शेप है ना वो लीनियर बन ही नहीं सकता हमारे पास, ठीक है। SO2 को देख लेते हैं। SO2 में होता है हमारे पास सल्फ़र, और सल्फ़र होता है 6A ग्रुप का, और 6A ग्रुप का होने के नाते इसके पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उन 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और बाकी सारे जो हैं वो इसके पेयर में होंगे, ठीक है। 6 होने के नाते इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इसके पास, और 2 ऐसे फारिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बॉन्डिंग कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है ना वो टेढ़ी बन रही है। इसकी शेप यही वाली शेप बन रही है इसकी भी, ठीक है। तो इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास शुमार नहीं होता उसमें। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड HCl। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, NaHCO3 इज कॉल्ड एज। ये हमारे पास थ्योरी का सवाल है, ये अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ मैं। इसकी ट्रिक आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम जो है ना वो हमारे पास होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। या आपके पास 3 नाम होंगे, सोडियम बार कार्बोनेट जो होता है NaHCO3, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा होगा सोडियम कार्बोनेट। अब ये सिर्फ कार्बोनेट है, बाय नहीं आएगा इसमें, जो होता है Na2CO3। फिर तीसरा होता है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, ठीक है। सोडियम बाय कार्बोनेट पे बीच में बाय आता है ना, इसलिए इसका जो नेक्स्ट नेम है वो स्टार्ट होता है बी से,
इसका नेक्स्ट नेम होता है हमारे पास बेकिंग सोडा। इस तरह याद रखिएगा, इसमें बाय आता है ना, इसमें बी आता है। बेकिंग सोडा में बी आता है, इसमें बी आता है, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया आपके पास वॉशिंग सोडा। और हाइड्रोक्साइड आपके पास हो गया काउस्टिक सोडा। ठीक है, ये 3 नाम है, ये आप याद रखिए, आपके पास आ सकते हैं। तो बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज टू, ओके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स। अब ये थ्योरी का सवाल है। अब देखें, इसमें ना आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटीन का। इनकेस अगर आपको पता नहीं हो, चुके हो सकता है आपसे बहुत बच्चों ने बायो नहीं पढ़ी हो पहले, तो प्रोटीन को जब आप डिज़ोल्व करते हैं ना एंजाइम में, एंजाइम इसका यूज़ होता है प्रोटिएसिस। ये आपकी बॉडी में नेचुरली एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो प्रोटीन को डिज़ोल्व करता है। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अमाइनो एसिड में एमाइन आ रहा है। आपको याद है हमने एमाइन कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एमाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? NH2 ग्रुप को। इससे हमारे पास एक चीज़ प्रूव होती है कि अगर प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रोटीन में NH2 ग्रुप मौजूद है। तो प्रोटीन के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जब पूछा जा रहा है ना कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ क्यों होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का ये मतलब हो गया कि जो चीज़ हम फर्टिलाइज़र, पता है ना आपको क्या होती है? वो चीज़ जो हम ऐड करते हैं और उसमें सॉइल में, ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो हों। अगर हम फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करे। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स के लिए आपको एस्टर चाहिए होता है, एस्टर ग्रुप। तो आपको पता होगा एस्टर ग्रुप RC+O ये होता है आपके पास एस्टर ग्रुप। ये आपको रिक्वायर्ड होता है फैट्स और लिपिड्स के लिए। ठीक है, लेकिन प्रोटीन के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एमाइन ग्रुप NH2। इसका मतलब हो गया कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। अब देखिए, जो रेट कांस्टेंट है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपके पास होता है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, रेट कांस्टेंट जो है ना, जिसको हम आम तौर पे के लिखते हैं, कैपिटल के, ये आपके पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसकी पावर में होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स। और ये इस तरह से ये होता है आपके पास रेट कांस्टेंट की इक्वेशन। यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास नहीं है, प्रेशर आपके पास नहीं है, कैटलिस्ट आपके पास नहीं है। मौजूद क्या आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपके पास कोई रिएक्शन है ना, AXA+YB, फिर आपके पास बन रहा है ZC, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स है ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वो होती है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट 1 atm एट 273 केल्विन?
अब ये आपके पास जो है ना वो आपको लग रहा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आते। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं ना, ये ऑफन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के नहीं होते, बल्कि ये आपके पास ना सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 1 atm एंड 273 डिग्रीज 273 केल्विन। ठीक है, इसको ना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें ना 1 atm है और 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। कंडीशन जो है ना वो आपके पास इसमें बन रही है, कंडीशन जो आपके पास यहाँ बन रही है ना वो आपके पास बन रही है एसटीपी कंडीशन। ठीक है, एसटीपी कंडीशन बन रही है आपके पास, क्यों? प्रेशर आपके पास गिवन है 1 atm और टेम्परेचर आपके पास गिवन है 273 केल्विन, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm होती है हमारे पास एसटीपी कंडीशन। और गैस का अमाउंट कितना गिवन है आपके पास 1 ग्राम मोल, यानी अगर सिंपली लिखा जाए तो आपके पास गिवन है 1 मोल ऑफ गैस। तो ऐसा ने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम एट एसटीपी कहलाती है मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस क्या होती है, वो होती है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 dm क्यूब। ये होता है आपके पास मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है आपके पास, 1 मोल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 कितना होता है, ये होता है आपके पास 22.4 dm क्यूब, या आप इसको 22.4 लीटर्स भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 22.4 लीटर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, ओके लिमिटेड रिएक्टेंट सवाल आ गया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन at 293 Kelvin is standard pressure, total volume of mixture, ओके इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस। ये सवाल भी आता है आपके पास तरह का। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमें ना इसमें से पहले फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी बनेगी हमारे पास, और उससे फिर हमें फाइंड करना है कि वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा के कम है। क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम कितनी है आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है और 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी आपके पास 60 हो गई। हमें फाइंड करना है कि जो फाइनल वॉल्यूम है कितनी होगी, वो फाइंड करने के लिए चाहिए होगा लिमिटेड रिएक्टेंट यहाँ पर। अब यहाँ लिमिटेड रिएक्टेंट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास ज़्यादा है और ऑक्सीजन आपके पास कम है। हाइड्रोजन 50 है, ऑक्सीजन आपके पास 10 है, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑक्सीजन होगी जो लिमिटेड रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लिमिटेड रिएक्टेंट अज्यूम कर कर हमें फाइंड करना है इसकी वॉल्यूम 293 केल्विन और 1 atm प्रेशर यानी स्टैंडर्ड प्रेशर पे वॉल्यूम फाइंड करनी है, और पता करना है कि वॉल्यूम 60 से कम है कि ज़्यादा है। तो कर लेते हैं अभी। ठीक है, ओके इस क्वेश्चन में सबसे पहले वी आई लिख रहा हूँ मैं, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है आपके पास, ये हो गई आपके पास 50 + 10 यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है फाइनल वॉल्यूम इसमें, जो कि हमें नहीं पता। फाइनल वॉल्यूम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ना हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल करना होगा। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट
with 10 centimeter cube of oxygen at 293 Kelvin standard pressure, total volume of the mixture. इसमें लिखा हुआ रिएक्ट करेगा। मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा ये। ओके, मुझे समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में ना आपके पास कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, ठीक है, तो लिमिटेड रिएक्टेंट वाला काम हम नहीं कर सकते। इसमें थ्योरी इस्तेमाल होगी, वो लिमिटेड रिएक्टेंट करनी है, वो तो थोड़ा कॉमन सेंस है इसमें। 293 केल्विन का मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आपके पास है 1 atm। 1 atm और 20 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर जो है ना, इसमें आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होती है डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के पास होती है सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ना आपको कई 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाना होता है ताकि ये रिएक्शन कर सके, और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो नहीं टूट सकती आसानी से। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, सेम रहेगी। तो इसमें आंसर आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है 4 moles of SO2 और ऑक्सीडाइज टू SO3, हाउ मैनी moles of oxygen रिक्वायर्ड। ओके, ये आ गया आपके पास सवाल स्टोइशियोमेट्री का, ठीक है। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO3, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पढ़ी आपने। SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म SO3, ये 2 और ये भी 2, ठीक है। ये मैंने पहले से क्वेश्चन बना लिया। ये कुछ क्वेश्चन से आपको याद रखनी होंगी ताकि ना इस तरह के सवाल आप वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। 4 moles ऑफ SO2, 4 मोल ऑफ SO2, इसका मतलब हुआ कि इनिशियली हमारे पास कितने 2 मोल्स हैं, ठीक है। 2 मोल SO2 से 1 मोल ऑक्सीजन बन रही है, 2 से कितनी हो रही है 1। हमें फाइंड करना है कि 4 से होगा x, तो यहाँ हम या तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें या तो अपना रेशो वाला मेथड यूज़ कर लें। 2:1 इक्वल टू 4:x, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे हम इस फॉर्म में, x को यहाँ भेज देते हैं 4/2 यानी कि 2। तो इसका मतलब हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपके पास 2 moles ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। या इस सवाल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, हमने किए मैं सवाल पहले, फिर मैं करके दिखा लेता हूँ आपको, ताकि अगर कोई स्टूडेंट से मिस कर दिया हो या भूल गया तो उन्हें बता देता हूँ मैं। कैलकुलेटर में ना आपको ना जाना है, इसमें आप ना इधर शिफ्ट आप क्लिक करेंगे, बगैर शिफ्ट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ऑप्शन है मेन्यू का, मेन्यू, यहाँ पे जाएंगे, आगे बढ़ना ये कुछ चीज़ें खुल जाएंगी यहाँ पर बहुत सारी, ठीक है। यहाँ के पास कैलकुलेशन नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेस एंड मैट्रिक्स, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेडशीट, टेबल, इक्वेशन फंक्शन, इनइक्वालिटी और रेशियो। रेशियो आएगा आपके पास सी पे, तो यहाँ के पास गिवन होगा सी, ये रहा, ये दिख रहा है पिंक कलर का छोटा सी लिखा हुआ है, तो आप ना सी वाला दबाएंगे, आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरह का है। इसमें हमारे पास x जो है ना वो अननोन है, देखिए हमारा जो रेशियो बना है उसमें x हमारे पास आगे लिखा हुआ है, तो हम लेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला में क्या लिखा है 2, तो हम 2 क्लिक करेंगे, ये खुल गया मेरे पास। अब मैं पहले वाले में वैल्यू लिखी हुई 2, मैं 2 दबाऊँगा इक्वल टू, अब नेक्स्ट वाले की वैल्यू 1 है तो 1 दबाऊँगा मैं इक्वल टू, फिर क्या है 4, मैं 4 दबाऊँगा इक्वल टू, सारे हो गए, मैं वैल्यू फिट आ गई सारे मेरे पास। अब मैं दबाऊँगा इक्वल टू, दोबारा एफ की वैल्यू क्या आ रही है 2, वो हमने सॉल्व किया। इस तरह कैलकुलेटर से ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सवाल इतना आसान तो मैं रेकमेंड करूँ कैलकुलेटर ना यूज़ करें,
क्योंकि वरना कीज़ वगैरह दबाने में आपको टाइम लग सकता है, और अगर आपने कोई गलत की दबा ली तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सवालों के लिए ना आप कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, या आप दिमाग से कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपके पास 2, ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय, ओके इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, ये बता देता हूँ मैं आपको। कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय, अगर ये थ्योरी का सवाल है तो वो तो सिंपल हो गया। देखिए जो कैटलिस्ट होते हैं ना, उनकी फंक्शनैलिटी आपके पास ये होती है कि कैटलिस्ट जो है ना वो इनिशियली रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, यानी ऐसा होता है कि ऐसा गाड़ी अगर नहीं चल रही ना तो कैटलिस्ट ड्राइविंग सीट पे आके बैठता है और रेस देके किसी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, और जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ना फिर वो ड्राइविंग सीट छोड़ता है और आपके पास ना रिएक्टेंट्स जो है ना वो फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं, और फिर रिएक्टेंट्स जो है ना वो आपके पास कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करता है, वो किस्म की ना मोटिवेशन शो करता है, और फिर उस मोटिवेशन को देखकर हमारे रिएक्टेंट्स भी जो है ना वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो रिएक्शन कर देते हैं। कैटलिस्ट का मैकेनिज्म ये है, और रिएक्शन इनिशियली स्टार्ट कैटलिस्ट करता है, और वो स्टार्ट इस तरीके से करता है कि वो खुद रिएक्शन में फिजिकली हिस्सा नहीं लेता, यानी वो गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी ड्राइव नहीं करता, ड्राइव रिएक्टेंट करते हैं, कैटलिस्ट सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देता है, इसलिए कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देता है, जो गाड़ी चलाने का काम है वो रिएक्टेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कैटलिस्ट की थ्योरी, किस तरीके से कैटलिस्ट का मैकेनिज्म काम करता है। हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 2004 का पेपर, ब्रास इज एन एलॉय। ओके, ये हो गया आपके पास एक और थ्योरी का क्वेश्चन। इसमें आपको ना इस क्वेश्चन में आपको एलॉयज के बारे में ना याद रखना होगा। ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन है कॉपर के चैप्टर में, एलॉयज के बारे में, एलॉयज ऑफ कॉपर, तो अगर वहाँ पे आप पढ़ेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप देखें एलॉयज के मामले में ना कॉपर के ना आपके पास जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलॉयज हैं जो आपने एंट्री टेस्ट में जो आपके पास आते हैं ना, तो एक तो आपके पास ब्रास आता है और दूसरा आता है आपके पास ब्रॉन्ज। अब जो ब्रास है ना वो आपके पास कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, और ब्रॉन्ज होता है आपके पास कॉपर और टिन का। ये ही दो जो है ना वो आपके पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कोई और एलॉय आपके पास नहीं आता आपके एंट्री टेस्ट में। कॉपर के वजह से ये तो आते हैं, इसके अलावा वो आपको आयरन का स्टील दे सकते हैं, तो वो तो आपको पता होगा कि वो जाहिर सी बात है आयरन होता है, और आपके पास होता है वो कार्बन। ठीक है, ये आपके पास तीन इम्पोर्टेंट एलॉयज आ सकते हैं, ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, और स्टील, आयरन और कार्बन। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, इस तरीके से आयरन और कार्बन। ये तीन आपके पास फेमस एलॉयज है जो आपके पास एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। इसके बाहर आपसे कोई भी एंट्री टेस्ट में इनसे बाहर आपके पास एलॉयज वगैरह आना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इस वाले का आंसर पता चल गया हमें, ब्रास एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर रिजेंबल विथ ईच अदर ड्यू टू। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये चारों में कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉमन है उसकी बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन नहीं है इनमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको इसकी, ठीक है। मैं पूरे डिटेल से नहीं करूँगा, बस मैं लास्ट पार्ट इनका मेंशन कर दूँगा। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है हमारे पास, और हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सबकी स्टार्ट होती है आपके पास 1s1 1 कहते हैं 1s2, फिर 2s2, फिर ये कंटिन्यू होती रहेगी। यहाँ पर भी वही सेम है 1s2 फिर 2s2, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगी, ये सबकी स्टार्ट होती है, और फिर ये आपके पास ना चलती रहेगी। अब फ्लोरीन जो है ना वो हमारे पास होता है पीरियड 2 का, ठीक है। फ्लोरीन आपके पास पहला हैलोजन है, पीरियड 2 का होता है। तो इसमें आपके पास हो गया 2s2 और 2p5, ये होगी फ्लोरीन। मैं सही ना लिख देता हूँ, 2s2 और 2p5, ये हो गया फ्लोरीन। क्लोरीन होता है थर्ड पीरियड का, तो 3s2 फिर 3p5। ब्रोमीन हो गया 4s2 4p5, आयोडीन हो गया 5s2 और 5p5। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेम है, बिल्कुल नहीं, नंबर डिफरेंट है इनमें, ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 2 + 5 7 होते हैं, इसमें कितने 2 + 5 7 2 + 5 7 2 + 5 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास सही हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। एटॉमिक साइज इनका डिफरेंट होता है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन में आपके पास होती है 2 शेल्स, 2 है ना, 2 शेल्स होती है, क्लोरीन में होती है 3 शेल। मुझे एक बात बताएं, ये फ्लोरीन हो गया आपके पास, ये न्यूक्लियस हो गया उसका, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है। फिर हो गया आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन में पहली शेल हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। देखिए साइज में कितना डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली ब्रोमीन में आपके पास होती है 4 शेल्स, वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेल्स का डिफरेंस है ना, इसकी वजह से इनका एटॉमिक साइज चेंज हो जाता है, तो इनका एटॉमिक साइज बराबर नहीं रहता, ठीक है। रिएक्टिविटी भी इनकी डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैसेस हैं, ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और डिफरेंट स्टेट्स की वजह से इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि जितना ज़्यादा छोटा होगा ना ये, है ना, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होती है इनमें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई होती है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से मिनिमम होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी भी सेम नहीं हो गई। बचा क्या हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सब में सेम होता है। करेक्ट आंसर हो गया बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास, what is the required volume of 0.1 molar NaOH to neutralize 2 milliliters of 0.5 molar H2SO4। ओके, ये आपके पास सवाल है सॉल्यूशंस का। रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर NaOH और 0.5 मोलर H2SO4 न्यूट्रलाइज 2 मिलीमीटर्स ऑफ ये, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है ना कि इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन बहुत है, मुश्किल कैलकुलेशन होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, m1
V1 इक्वल टू M2 V2। यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपके पास मेंशन किया हुआ है कि ये ना रिक्वायर्ड वॉल्यूम टू न्यूट्रलाइज। इसका मतलब हुआ कि अगर न्यूट्रलाइज करना है ना आपको, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में गिवन हो या मोलैरिटी में गिवन है तो यहाँ मैं मोलैरिटी वाला सिंबल यूज़ करूँगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको नॉर्मैलिटी में गिवन हो ना, अगर आपको n में गिवन हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। आप इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ इनकी 0.1, ये V1 ही रहेगा क्योंकि मैं नहीं पता फाइंड करना है। ये M2 0.5 है, ये क्या 2। अब मैं इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो V1 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.1। सोचने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस पॉइंट से पॉइंट ख़त्म करें। 5 2 10 मिलीलीटर्स। ये सॉल्व करने का और तरीका ये भी हो जाएगा कि आपने इसको 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 1 होता है, 1/0.1। ठीक है, ये पॉइंट कटा, यहाँ 0 लग गया, 10 आ गया। ये शॉर्टकट है कैलकुलेशन करने के। क्योंकि आपसे जो कोई अगर दाऊद के नस की टेस्ट देगा तो वो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना अलाउ होता आपको। तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो आपको ना दिमाग से कैलकुलेशन करनी होती है इस तरह की। ठीक है, क्योंकि आपका दिल चाहे तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। ये सम कर लेंगे इसका 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2/0.1 10। हमारा भी वही आंसर आया 10। ठीक है, मैं इसको रेशो से नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिवाइड होते ही यहाँ पे रेशो का सिंबल रखो तो मैं रेशो से करता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई से रेशो से नहीं करता इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपके पास 10 ml यानी ऑप्शन ए। ठीक है, वॉट इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH टू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, द्वारा वॉल्यूम है इसमें, और प्रिपेयर करना है हमें ये। ठीक है, सिमिलरली वही काम कर लेंगे इसमें, वही एग्जैक्ट सेम काम कर लेंगे इसमें वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। वैल्यूज में आपके पास NaOH जो है वो 0.1 मोलर हो गया। ठीक है, अब इस तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा, इस तरह बनाना है सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है इसके लिए वॉल्यूम कितनी होगी। ठीक है, 0.1 NaOH है हमारे पास, और फिर हमारे पास हो गया वॉल्यूम, इसकी हमें नहीं पता, और हमारे पास है 0.01 मोलर NaOH, और हमें वॉल्यूम पता है इसकी जो कि 1000 ml। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो फाइंड कर लेते हैं ये। M1 हो गया 0.1, V1 हमें फाइंड करना है 0.01, 1000 हो गया। ठीक है, V1 इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.1। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इसमें, ये पॉइंट कटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 0 है ना, पॉइंट को 4 पे शिफ्ट कर दूंगा, 1 2 3 4, तो 2 0 और लग जाएंगे इसमें। तो V1 इक्वल टू 100 ml। करेक्ट आंसर हो गया इसमें आपके पास ऑप्शन सी। आप इससे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 0.01, पूछा नहीं देता हूँ, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओ सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 0.1, यही है ना।
ये लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं आंसर इसका। 100 कन्फर्म सही आ गया। करेक्ट आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन सी 100 ml। नेक्स्ट है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इस जनरल फार्मूला ऑफ। सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको। अगर सिर्फ ओ एच लिखा होता ना तो ये होता है एल्कोहलिक, इसमें सी डबल ओ के साथ ओ एच, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ओ एच लिखा हुआ है तो ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अमाइनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन, ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी क्लास में कि अमाइनो एसिड से बनती है प्रोटीन। तो हमें सिंपली ये कंक्लूड करना है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। मिल्क में प्रोटीन होती है, मीट में प्रोटीन होती है, जाहिर सी बात है होती है, बीन्स में होती है, ज़रूर होती है। शुगर में प्रोटीन होती है, नहीं होती। तो अगर नॉट प्रेजेंट है तो शुगर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल थ्योरी वाले सवाल हैं, ये अगर आप पढ़ के जाए आपको समझ में आ जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, ये पढ़ चुके हैं हम पहले से। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पहले था रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, अब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब कॉन्सेंट्रेशन भी तो डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट इस पे भी डिपेंड करता है। और इस पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि देखें अगर आपके पास रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर इस तरीके का है ना, अगर आपके पास रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में है ना, और दूसरा रिएक्टेंट आपके पास बी है और वो भी आपके पास लीनियर है, इस तरह का शेप है, तो ये जो है ना वो यूँ आपस में रिएक्शन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये जो ए है ना ये एटम्स है रिएक्टेंट के, ये बी एटम्स है रिएक्टेंट के, अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का होगा ना, आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ होगा ना, है ना, तो अब जो बी होंगे ना हमारे पास, अब सिर्फ एक भी रिएक्ट कर सकता है। जब 3 रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन हमारे पास फास्ट होगा, एक करेगा तो स्लो होगा, जिसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। और वो डिपेंड किस तरह करता है ये मैथमेटिकली प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सवाल में पूछे कि रिएक्शन डिपेंडेंट किसी पर नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, साइज से भी डिपेंड करता है, सिमिलरली अगर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है साइज से भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है, ठीक है, वही सेम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब देखें अभी ये इस तरीके का है, ठीक है, और बी मेरे पास इस तरीके का हो गया। अब देखिए बी ना सिर्फ 2 से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अगर बी मेरे पास बड़ा हो, अगर मेरे पास साइज मॉलिक्यूल का ज़्यादा बड़ा हो, साइज बड़ा है, अब देखिए ये 4 जगह पर रिएक्ट कर सकता है, तो ये फास्ट होगा और ये होगा मेरे पास स्लो। तो शेप पे भी डिपेंड करता है और इसी तरीके से साइज से भी डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन पे वैसे डिपेंड करता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बचा क्या हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता तो अगर आप इक्वेशन देखें ना इसकी, अगर आप अपना रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन देखें, रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, पावर में होता है उनके मोल्स। यहाँ के प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, अब मेरे पास इक्वेशन हो गई ये एक्स ए प्लस वाई बी, फिर ये फॉर्म करेगा जेड सी। यहाँ पे कहीं सी का जिक्र है, सी का जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो कि ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है pH of a solution which contains 1 multiplied by 10 raised to power minus 3 proton concentration is, ओके, आपको पता होगा ना pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है आपके पास माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH of solution contains
1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 फोटॉन्स। तो आपके पास H प्लस साइन क्या गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, तो पी एच क्या हो गया आपके पास, माइनस लॉग 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना इसको, है ना, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, माइनस से माइनस ख़त्म, पी एच आ गया मेरे पास 3। कितना पी एच है, 3। अगर आपको जानना है मैंने कैलकुलेट कैसे किया है तो कोई मसला नहीं है, मैंने बस 10 की पावर को उठा के यहाँ पे लिख दिया है। चूँकि देखिए ये जो लॉग है ना, इसकी बेस आपके पास 10 होती है। आपने मेरे ख्याल से मैथ्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, शायद पढ़ी हो, कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग होता है ln और उसकी और नेचुरल लॉग होता है आप उसमें ई लगा देते हो और उसकी पावर होती है x, तो इसका आंसर आपके पास हो जाता है ये ln e x पीछे हो गया, थर्ड लॉग लोगैरिथम से ये पीछे आ गया, फिर ये दोनों खत्म होकर 1 हो जाते हैं, तो x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू x हो जाता है। अगर आप एक लोगैरिथम को उसकी ही बेस से मल्टीप्लाई अगर लोगैरिथम पे उसी की बेस अप्लाई कर देना तो वो लोगैरिथम और बेस दोनों खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं सब खोल के करूँ ना इस रिएक्शन को, इस कैलकुलेशन को, तो वो इस तरह होगी, मेरे पास लॉग हो गया मेरे पास, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो मैं इसको सिंपल 10 की पावर -3 लिख देता हूँ। जो लॉग हम यहाँ डिस्कस करते हैं ना वो बेस 10 लॉग होता है। अब थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम कहता है हमारे पास, थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम होता है आपके पास ये लॉग, अगर मेरे पास लॉग ए है x की पावर y, तो ये हो जाएगा मेरे पास y मल्टीप्लाई हो रहा होगा लॉग ए एक्स, जो कि हो जाएगा y लॉग ए एक्स। सिमिलरली ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग 10 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ये -3 से, और लॉग 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बेस क्या है, 10 है, अप्लाई किस पे हो रहा है, 10 पे, तो ये ख़त्म कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि होता है -3। तो मैं -3 यहाँ लिखूँगा, अब यहाँ माइनस पास में मौजूद है, ये माइनस माइनस जब वो प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मैं PH +3। ठीक है, अगर अभी कंफ्यूजन हो रही है तो ये है हमारे पास, ट्राई मार लेते हैं इस पर, क्या हो गया, लॉग, देखिए ये कह रहे हैं लॉग की बेस सेट करनी है, मैं बेस सेट करूँगा इसकी 10। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखने के लिए होता है। ठीक है, या 21 आ गया, इसको मैं 1 कर देता हूँ, डिलीट, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। क्या आंसर आएगा इसका मेरे पास, ठीक है, -3 आ गया, ये -3 आ गया। अब यहाँ बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो मैं भी ना इसमें क्या करूँगा कि बाहर की तरफ माइनस लिख देता हूँ। आंसर क्या आएगा मेरे पास, 3 आ गया, 3 आ गया मेरे पास आंसर, इसका क्वेश्चन का 3 आ गया, बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और चीज़ सॉल्व हो गई, इसका आंसर आ गया 3। SO2 is produced by the burning of, ओके, ये एक सवाल है, इसमें रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, SO2 प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग। अब सबसे पहली बात ऑप्शंस देख लेते हैं। एक है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड को जब बर्न करते हैं तो SO2 प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। सोडियम सल्फेट को बर्न करेंगे तो SO2 प्रोड्यूस नहीं होगी। आयरन पायराइड आयरन और है और इसमें SO2 एस इम्प्योरिटी शामिल होती है। तो जब हम बर्न करेंगे तो वो इम्प्योरिटी रिलीज होगी और वो प्रोड्यूस होगी, हमारे पास SO2 प्रोड्यूस होती है आयरन पायराइड बर्न करने से। ये थ्योरी का सवाल है आपका, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड में एस सल्फर मौजूद ही नहीं है तो यहाँ तो सल्फर प्रोड्यूस ही नहीं हो, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो सकती, ठीक है। तो क्या बात की मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड को बर्न करने से SO2 प्रोड्यूस नहीं होती। अगर आप इस चीज़ को बर्न करेंगे ना तो कुछ रिएक्शन नहीं बनेगा आपके पास, इसको बर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अकेला तो कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, ये ब्रेक डाउन हो नहीं सकता हमारे पास, ठीक है। ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये ब्रेक डाउन आयोनाइज होता है और ये आयोनाइज होकर या तो ये बन सकता है 2H+ और SO4 2-, या फिर ये बन सकता है H+ और HSO4-, ठीक है, या फिर HSO3-। लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 नहीं बनेगी। सिमिलरली सोडियम सल्फेट होता है आपके पास Na2SO4, ये होता है सोडियम सल्फेट। इसकी भी बर्निंग करेंगे तो SO2 नहीं प्रोड्यूस हो सकती आपके पास, ठीक है। तो बचा ऑप्शन आपके पास आयरन पायराइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आयरन पायराइट, ठीक है। अगर आपको जानना है ना कि ये SO2 आयरन पायराइट में कहाँ मौजूद होती है, तो अगर आपको आयरन पायराइट का वो मालूम हो ना, इसका क्या कहते हैं मेटलर्जी, तो आपको मालूम होगा कि आयरन सल्फाइड इसमें होता है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस होता है, उससे आपके पास SO2, तो SO2 होती है आपके पास प्रोड्यूस इसमें, ठीक है। ये 3 हो गया, प्लस आपके पास इसमें होता है आयरन फेरस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है, इसमें आपके पास SO2 फॉर्म होती है जब आप आयरन पायराइड को बर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया विच वन हैज़ हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, सोडियम, क्लोरीन, लिथियम या मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपके पास सवाल है ग्रुप ट्रेंड्स का, ठीक है। तो देखिए ग्रुप ट्रेंड्स के मुताबिक जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ना वो आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट्स में नीचे जाते हुए डिक्रीज होती है और सिमिलरली आगे जाते हुए भी डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन उस एलिमेंट के पास होगी जिसकी डिक्रीज सबसे कम है, जो कि एलिमेंट है ये वाला, ये सबसे पहला एलिमेंट है इस ब्लॉक का। हमें पता है पहला एलिमेंट कौन सा होता है, लिथियम। तो जो Li+ चार्ज है ना +1, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं X-1, ये लिखा हुआ है X-1। Ion contains 18 electrons and 20 neutrons. What is its mass number? ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए X के पास लिखा हुआ है -1, मतलब कि X ने ना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो X-1 के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने इसके पास, न्यूट्रॉन्स गिवन है इसके पास 20, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अगर हम मास नंबर फाइंड करना चाहते हैं ना इसका, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पता है 20 है, ये नहीं पता हमें। अब देखिए जब हमारे पास एटम एक न्यूट्रल कंडीशन में होता है ना, न्यूट्रल जब उसका चार्ज ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो चार्ज पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या है, -1 है। -1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो जब इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है इसने, वो ये छोड़ देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर 17। अब अगर ये न्यूट्रल हो गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने 17 है, प्रोटॉन कितने हो गए 17। तो इसका मास नंबर हो गया हमारे पास 17 + 20 यानी कि 37। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया 37। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन वाटर ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड एज। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, sp2, sp1, sp sp2 और sp। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन कैसे की जाती है। sp1, sp2, sp3 ये कैलकुलेट इस तरीके से होते हैं कि देखिए ये बनते हैं ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से। ठीक है, इसका मतलब है कि एक एस ऑर्बिटल, अब p जो है ना, ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, px, py, pz। तो अगर हमारे पास एक ऐसा एक p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हो ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहे हो, ठीक है, ये बॉन्डिंग कर रहे हो, तो वो होता है हमारे पास sp1। अगर हमारे पास, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन वाली बात को इग्नोर करें और सिंपली अगर बॉन्डिंग की बात कर लेना, है ना, तो बॉन्डिंग के हवाले से ये होता है कि आपके पास अगर दो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है ना, अगर मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ उसको, क्योंकि टेस्ट में आकर पता सोचने का टाइम नहीं होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो फिर वो sp1 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो ज़ाहिर सी बात है वो sp2 हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर वो sp3 है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड यानी p, एक बॉन्ड sp1, दो बॉन्ड sp2, तीन बॉन्ड sp3। ठीक है, इस तरीके से अगर हम याद रखें तो हमें आसानी हो जाएगी। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ना H2O, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ये होता है, अब उसको यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड्स हैं, देखिए ऑक्सीजन पे बॉन्ड्स तो दो ही हैं, लेकिन एक एटम के साथ वो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बना रहा है ना। तो ऑक्सीजन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई यहाँ पर, sp1। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी sp1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, ये हम कर चुके पहले से, +7 होता है इसका। अगर आपको नहीं पता कैसे करना तो आप लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वो आप चेक कर लें। ठीक है, +7। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। ट्रिपल बॉन्ड में से पहली वाली होती है सिग्मा और सेकेंड और थर्ड होती है यहाँ पास पाई बॉन्ड। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एमाइड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है एमाइड। और जिसमें सिर्फ NH2 होता है वो होता है एमाइन। ये होता है एमाइन और ये होता है एमाइड। ये एमाइड है तो एमाइड करेंगे इसमें। ठीक है, पॉलीमर फॉर्म विद 2 डिफरेंट मोनोमर्स, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है
पॉलीथीन ईथीन से बनता है, नाइलॉन बनता है दो डिफरेंट कंपाउंड से, तो नाइलॉन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स कौन से हैं उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप में से किसी के जहन में सवाल आए ना कि किससे बना होता है तो मैं दिखा लेता हूँ आपको। ठीक है, तो ये नाइलॉन जो है ना, ये आपके पास बनता है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, जो दिखता है थोड़ा इस तरीके का। मैं स्ट्रक्चर खोल के दिखा देता हूँ आपको इसका। ठीक है, ताकि ना आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए क्यों होता है। ठीक है, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन। अब डाई एमाइन बना लेते हैं इसमें, डाई एमाइन बना लेते हैं। एक एमाइन ये रहा, एक एमाइन ये रहा, हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और फिर दूसरा होता है इसमें, ये नाम तो सुना ही होगा शायद आपने, ये हो गया मेरे पास सेबकोइल क्लोराइड, और ये मेरे पास इस तरीके का होता है। इसमें मेरे पास CH2 होते हैं, यहाँ पे पास 6 थे ना, यहाँ पास होते हैं 8। काफ़ी लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ, ताकि ना ये अगर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके जहन में रह गई ना, तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा आपका सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभार ना बस कुछ छोटी डिटेल आपके जहन में रह जाती हैं, वो छोटी डिटेल ना आपके ऐसे वक्त में काम आती है ना कि उस वक्त आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट में। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, है ना, तो आपके पास ना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। वो इस तरह का होता है कि आपके पास ना जो हाइड्रोजन है ना वो हट जाते हैं। आपके पास ना इसमें यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं और यहाँ से 2 क्लोरीन हट जाते हैं, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बना देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से हटा दूँ, मैंने यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा दिए, पर किस तरह केमिकल बनेगा, मेरा बन जाएगा HN, फिर ये 6 कार्बन की चेन। ठीक है, फिर दोबारा मेरे पास बन जाएगा H। अब मैं बॉन्डिंग कर लेता हूँ इनमें। ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड खाली बच जाएगा इसका। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं इन पे सब में, एक हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच कर लेते हैं इसके साथ। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन में एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ एक बॉन्ड खाली हो गया। जो बॉन्ड यहाँ खाली हुआ है ना, यहाँ क्लोरीन हट गया ना, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, फिर यहाँ दोबारा कार्बन हो जाएगा मेरे पास, और एक बॉन्ड यहाँ खाली है। ये हो गया मेरे पास एक मॉलिक्यूल। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखा होगा 2 बॉन्ड्स खाली हैं, ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे? वो होगा ये कि इसका ही जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, और फिर उसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से ना ये एक लंबी चेन बन जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरीके से इस जो चीज़ बनी है ना यहाँ पर, इसको हम कहते हैं नायलॉन, और इसका नाम नायलॉन इसे रखा गया है, ये 2 शहरों पे रखा गया है। नाई जो है ना NY, उसका मतलब है न्यूयॉर्क, और जो LON है ना उसका मतलब है लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन, इस पे नाम रखा गया इसका नायलॉन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ तक।
नायलॉन पढ़ लिया हमने। 18 ग्राम ग्लूकोज कंटेन मोल्स ऑफ कार्बन 0.6, ये पढ़ चुके हैं हम पहले। 1 ग्राम गैस 180 and 270 22 m cube। For complete oxidation 1 mole of an organic compound require 3 moles of oxygen gas। What could be the formula of the compound? Okay, कंप्लीट ऑक्सीजन के लिए 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर करता है 3 मोल्स ऑक्सीजन। हमें फाइंड करना है कि फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, मैं सेकंड से बाद के क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, ये वाला बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं बाकी वालों को। हाइड्रोलिसिस में पीएच जो है वो कांस्टेंट रहता है, नहीं कांस्टेंट नहीं, चेंज होता है, पीएच हमारे पास चेंज होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में ना जो एनाइन है ना वो स्टेशनरी रहता है, वो रिएक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से जो H+ आइंस है ना जो बचे होते हैं, क्योंकि वाटर ब्रेक होता है OH में और H+ में, तो जो OH- है वो रिएक्शन कर देता है, जो H+ है वो रिएक्शन नहीं करता, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, इससे पीएच हमारे कम हो जाता है, हमारा सोल्यूशन जाता है एसिडिक की तरफ, तो पीएच चेंज होता है हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लिनियर शेप, ये हम पढ़ चुके पहले से, हाइड्रोजन साइनाइड। और डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन 0 होता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लीनियर होता है, उसमें डायपोल मोमेंट 0 होती है क्योंकि वो उसमें एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट 0 हो गई। 50 ग्राम 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, ये भी कर चुके हैं हम पहले से ये सवाल। स्ट्रेंजर मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रिमेन्स है जो कि रिएक्शन नहीं हो सकता, और 4 मोल्स ऑफ SO2 SO3 रिक्वायर्ड मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 4 मोल है ना, तो इसका क्या था आंसर, 2 मोल था हमारे पास। गोल्ड प्लेटिंग मोस्टली कैथोड इज मेड अप ऑफ, ओके, ये थ्योरी का सवाल है। ठीक है, तो एक तो ये सवाल हमें करना है, दूसरा हम कर लेंगे ये वाला सवाल, ये वाला ऑक्सीडेशन वाला, ये लोग करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमें को ऐसा कंपाउंड तलाश करना है जो ऑक्सीडेशन के लिए ना 6 ऑक्सीजन रिक्वायर करता हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको ए से, 1A + 3O2, इससे बनेगा पास B फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सवाल काफ़ी मुश्किल है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास एक तो CH3 CH2OH है, हमारे पास है इथेनॉल। ठीक है, फिर हो गया हमारे पास CH3COH, यह है हमारे पास एसिटल्डिहाइड, या इसको वो कर लें आप इथेनॉल, इथेनॉल और ईथेन ऑब्वियसली, और फिर हमें गिवन है इथेनोइक एसिड। काफ़ी इथेन वाले कंपाउंड आ गए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है वो प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीजन कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है। ठीक है, वो देख लेते हैं ज़रा, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हमारे पास में ऐड हो सकता है।
इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं एक यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। वाटर सेपरेट हो जाएगा इसमें से, सबका रिएक्शन करवाता हूँ ऑक्सीजन के साथ, ये कैसा है, ठीक है। इस तरह हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाए किस कंपाउंड को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेथड्स ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना होगा। ओके, अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें यूज़ करूँ ना, तो इसका ये रिजल्ट आ सकता है मेरे पास। ये 2H है, ये मैं निकाल दूंगा, ये चीज़ बन सकती है इसमें। यहाँ 1 मोल रिक्वायर हो रहा है, ठीक है। इसकी बात भी कर लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कितना होगा। वैसे ना ये ना हो सकता है ये उन क्वेश्चन में से हो जो ना कभी कभार एनईडी में आउट क्वेश्चन आते हैं, और मैंने कहा है ना आउट क्वेश्चन, इसका मतलब है बिल्कुल कोर्स से बाहर, ठीक है। इसका आंसर हमें नेट पे चेक करना होगा अगर हमें मिला नहीं तो। ओके, इसमें अगर मैं जो ऑक्सीजन ऐड करूँ तो यहीं पर ऐड होगा। मैं 1 मोल इस्तेमाल करूँ तो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन आएगा इसमें, डिफरेंट बच जाएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है CH3 और CH3। इसमें अगर मुझे इसको ऑक्सीडाइज करना हो तो मैं 3 मोल ऑक्सीजन यूज़ कर सकता हूँ उसमें। और अगर मैं उसको थोड़ी हीट प्रोवाइड करूँ ना, तो ये रिएक्शन इस तरीके का होगा कि मेरे पास 2 CO2 बन जाएंगे और मेरे पास 3 H2O बन जाएंगे। तो सो फार इथेन जो है ना फेवरेबल लग रहा है। फिर भी लास्ट चीज़ चेक कर लेते हैं। ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें कोई ऑक्सीजन की जगह नहीं है। मैं ये हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ लेकिन फिर मजबूरन करवाना पड़ेगा रिएक्शन, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इथेन जो है ना वो रिक्वायर कर रहा है 3 मोल, तो ब्रूट फोर्स समझ कर कहना हमने करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया इसका, जो कि हमारे पास हो गया इथेन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है मेरे पास, इथेन। ऑप्शन सी सही है। लास्ट है गोल्ड प्लेटिंग मोस्टली कैथोड इज मेड अप ऑफ। ये भी आपके पास थ्योरी का सवाल है, तो इस सवाल में ना आपके पास ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है इसमें, ठीक है। तो गोल्ड प्लेटिंग में बता देता हूँ। वैसे आपको गोल्ड प्लेटिंग के लिए जो कैथोड इस्तेमाल की जाती है ना, वो हमारे पास होती है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील की होती है या फिर निकल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके होती है कैथोड इसमें। और सिमिलरली जो आपके पास एनोड होती है ना, वो होती है आपके पास टाइटेनियम की, ठीक है। कैथोड होती है स्टेनलेस स्टील या निकल की, और एनोड होती है टाइटेनियम की, ठीक है। अगर इसके तो के सवाल तक पास आ जाए ना, तो ये आप तुक्का मार सकते हैं या फिर आप कह लो जैसे मैंने कहा आपको लास्ट मिनट पढ़ के चले जाएं, ठीक है। तो उससे बेनिफिट हो सकता है आपको। तो यहीं तक रखते हैं या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे MCQs जो है ना वो रिपीट आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है एनईडी में कि आपके पास ना MCQs रिपीटेड आते हैं, तो आपको ना समझे बहुत एक्सटेंसिवली इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत चीज़ें रिपीट आती है तो आसानी जाती है, ठीक है। तो जो न्यू सवाल होता है ना वो बहुत कम दिखाई देंगे आपको। अब ये हमने सिर्फ 2 पेपर किए हैं, देखिए इतनी सारी रिपीटेशन आ गई 2 पेपर्स में। हम आगे करेंगे और रिपीटेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी इधर रखते हैं, तैयारी रखें अपनी, और अल्लाह हाफिज़।